Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 5 education. In this part of the chapter we had learned about the higher education, education in the post-independence era, method of functioning, and then National Council of Education Research and Training, that means NCERT. Then now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next part is नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 1986 की नेशनल पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी सर्टन चेंजेस ऑफ फंडामेंटल नेचर वेयर ब्रॉट अबाउट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन कीपिंग विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो इस पॉलिसी के अनुसार जो भी फंडामेंटल नेचर्स है एजुकेशन के वो वहाँ पे बदले गए, या टाइम टू टाइम जो भी सोसाइटी के अंदर बदलाव होते उन हिसाब से वहाँ पे बनाए गए जो प्राइमरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए थे। अंडर दिस पॉलिसी अ कॉमन कोर करिकुलम वाज फॉर्म फॉर ऑल स्टेट, और हर एक स्टेट के लिए सभी स्टेट के लिए एक कॉमन कोर करिकुलम वहाँ पे बनाया गया था। द एक्सपेक्टेशन इज़ दैट बाय दिस मीन्ट ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया विल गेट इक्वल एजुकेशन। और उसका एक्सपेक्टेशन यही रहा था, इस पॉलिसी का एक्सपेक्टेशन ये रहा था कि इंडिया के अंदर हर एक स्टूडेंट को कॉमन एजुकेशन वहाँ पे मिले, एक जैसा एजुकेशन सबको वहाँ पे मिले। देयर इज़ अ स्कोप इन द नेशनल करिकुलम फॉर इंडिविजुअल स्टेट टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद देयर कल्चरल, जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल नीड्स। तो इस करिकुलम में वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल स्टेट के लिए रखी गई थी कि वहाँ पे कुछ बदलाव हो सकते हैं। मतलब हर एक स्टेट का जो कल्चर है, जोग्राफिकल जो भी रीजन है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से करिकुलम में कुछ चेंजेस वहाँ पे हो सकते हैं। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे रखी गई थी। द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 was prepared on the basis of the plan of action designed at the national level for effective implementation of the national policy on education 1986। तो 1986 की जो नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी एजुकेशन के लिए, उसे ध्यान में रखकर प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 का वहाँ पे बनाया गया था। देन डू यू नो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1995 का प्राइमरी एजुकेशन जो कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर है। मतलब कॉम्पिटेंसी मीन्स टू एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की क्षमता जो है ना, जैसे क्षमता क्षमता से मतलब क्षमता के ऊपर एजुकेशन वहाँ पे रखा गया था। Even as the primary education curriculum 1988 was being implemented, a committee was formed at the national level with Dr. R.H. Dave as its chairman to determine minimum level of learning। तो मतलब 1988 का एक प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम वहाँ पे बन चुका था, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका था। फिर भी एक नई कमेटी वहाँ पे बनाई गई जो डॉक्टर R.H. दवे इनके चेयरमैनशिप के अंडरशिप में वहाँ पे बनाई गई थी, और जिसमें मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को डिटरमाइन किया गया था। द दवे कमेटी डेवलप चार्ट्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। दवे कमेटी ने वहाँ पे कुछ चार्ट डेवलप किए जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के लिए थे, जो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए थे, और वो 5th स्टैंडर्ड तक के लिए बनाए गए थे सारे चार्ट्स। द चार्ट शोज़ द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। ये चार्ट्स क्या शो करते थे? लर्निंग की सीक्वेंस ऑफ द कॉम्पिटेंसीज मेंट फॉर ईच क्लास। हर एक क्लास में जो भी सारे स्टूडेंट हैं उनकी जो भी एबिलिटी है उसे ध्यान में रखकर ये चार्ट वहाँ पे बनाए गए थे। देन यूज़ ऑफ सैटेलाइट। In 1975, India met with success in its attempt to use a satellite for the purpose of education। एजुकेशन के पर्पज़ के लिए 1975 में इंडिया ने जो भी सैटेलाइट को यूज़ करने का पर्पज़ वहाँ पे रखा था उसमें सक्सेस पा लिया।
एकनाथ चिटनिस, अ साइंटिस्ट विथ इसरो, प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स। तो इसरो के जो साइंटिस्ट थे एकनाथ चिटनिस, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा रोल इसमें प्ले किया हुआ था। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एजुसेट, दैट मीन्स द सैटेलाइट फॉर द एजुकेशन के लिए जो सैटेलाइट है एजुसेट, उसका पिक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ साइट, दैट मीन्स सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल television experiment was undertaken for the educational purpose under the leadership of the Space Application Center at the अहमदाबाद। तो साइट मतलब सैटेलाइट एजुकेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, वो वहाँ पे बनाया गया एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में जो है उसके लीडरशिप के अंडर में ये किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट एजुकेशन केम आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को मतलब इसमें सैटेलाइट को एजुकेशन के लिए यूज़ करने का जो एक्सपेरिमेंट है उसे सामने लाया गया। अमेरिका हैड हेल्प द इंडिया इन दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में अमेरिका ने भी इंडिया को हेल्प किया था। द प्रोग्राम हेल्प्ड टू मेक प्रोविजंस फॉर द गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरिया। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया है उसमें अच्छी तरह का एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले, ये पर्पज़ वहाँ पे सामने रखा गया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स इग्नू। दिस ओपन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स दैट द stream of education should make its way into every average household of the country। तो इस यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो इस तरह के थे कि इंडिया के अंदर हर घर तक एजुकेशन की जो धारा है, मतलब एजुकेशन जो है वो जाना चाहिए, हर एक पर्सन इंडिया का एजुकेटेड होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव वहाँ पे रखा गया था। The United Nations had declared 1970 as the International Education Year। तो यूनाइटेड नेशन ने 1970 में डिक्लेयर किया कि ये साल इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर माना जाएगा। इन द सेम ईयर द सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज इन दिल्ली। तो इसी साल में दिल्ली में एक सेमिनार वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसके लिए सब्जेक्ट था ओपन यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अलॉन्ग विद यूनेस्को। तो ओपन यूनिवर्सिटी के लिए ये वहाँ पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया था। देन द आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशिंग एन ओपन यूनिवर्सिटी इवॉल्व इन दिस सेमिनार। और इसी सेमिनार में ये ओपन यूनिवर्सिटी की आइडिया जो है वो इवॉल्व हुई थी। In 1974, the government appointed a committee under the chairmanship of P. Parth Sarthi, and the Open University took shape on 20 September 1985 in accordance with the recommendation and suggestions। तो 1974 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी वहाँ पे अपॉइंट की जो पी पार्थ सारथी की चेयरमैनशिप के अंडर में वहाँ पे थी, जो मतलब ओपन यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पे बनाई गई थी, जो 20 सितंबर 1985 में जिसने अपना मतलब एक सही दिशा वहाँ पे ले ली थी। उसके बाद में इट वाज नेम आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उसके बाद इसी ओपन यूनिवर्सिटी को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है उनका नाम दे दिया गया, और उसका नाम हो गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स इग्नू। देन फाइंड आउट द यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ वॉज इस्टेब्लिश इन नासिक इन 1989। फाइंड आउट अबाउट द ओपन यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर नासिक में 1989 में यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके बारे में आपको इंटरनेट के ज़रिए कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है। दोज हु आर अनेबल टू गेट कॉलेज एजुकेशन इन द फॉर्मल वे आर गिवन कंसेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एंड अदर कंडीशंस फॉर एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी। तो ऐसे लोग जो फॉर्मल वे से कॉलेज का एजुकेशन
लेने में मतलब अनेबल वहाँ पे रहे थे। और जो लोग जो भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसके कंसेशन में आते हैं, एज में आते हैं और एडमिशन के अलग अलग जो कंडीशंस है उसमें आते हैं, उनके लिए इन 1990 द इग्नू स्टार्टेड द ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन। 1990 में इग्नू ने एक ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्ट किया जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के ज़रिए किया था। इट कंडक्टेड मोर देन 1000 करिकुला। तो उसने 1000 से भी ज़्यादा करिकुला वहाँ पे करिकुला के अलग अलग ब्रांचेस वहाँ पे लिए थे। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे दिए गए थे थ्रू 58 ट्रेनिंग सेंटर्स इन कंट्री एंड 41 सेंटर्स इन फॉरेन कंट्रीज़। तो जिसमें 58 ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे इंडिया के अंदर थे और 41 सेंटर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड साइंस। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड in 1950 the Council of Scientific and Industrial Research CSIR was established. तो CSIR that means Scientific and Industrial Research, Council of Scientific and Industrial Research जो इस्टेब्लिश हुआ 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में विद द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च इन कंट्री। तो जिसके लिए ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे रखे गए थे कि जो साइंटिफिक रिसर्च है कंट्री के अंदर उसे बढ़ावा मिले एंड टू टेक द बेनिफिट ऑफ द रिसर्च टू ऑल द पीपल। और इस रिसर्च का जो बेनिफिट है वो हर एक इंसान को मिले, सभी लोगों को मिले। रिसर्च बिगैन इन द फील्ड लाइक फिज़िक्स। तो जो रिसर्च किए गए हैं वो अलग अलग फील्ड में किए गए जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड माइनिंग, इस फील्ड में वहाँ पे रिसर्च किए गए थे। इन ऑर्डर दैट इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम दिस रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर साइन विथ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए इस रिसर्च सेंटर के ज़रिए दैट हेल्प टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट एंड सेव फॉरेन करेंसी। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो इम्पोर्ट है दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर कुछ चीज़ों को वहाँ पे मंगवाना, ये वहाँ पे कम हुआ और जो फॉरेन करेंसी है उसे हम सेव कर पाएँ। दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो मोटिवेटेड फंडामेंटल रिसर्च। तो जो भी फंडामेंटल रिसर्च है उसे मोटिवेट किया इस इंस्टीट्यूट ने। द laboratories of the council also played the important part in the bring back to the country student who had gone abroad for the higher education। तो उच्च शिक्षण लेने के लिए या हायर एजुकेशन लेने के लिए हमारी कंट्री के अंदर के जो स्टूडेंट थे जो बाहर कंट्री में गए थे उन्हें फिर से हमारी कंट्री में आने के लिए इस लेबोरेटरी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे प्लेड किया। मतलब जो बाहर दिया जाने वाला एजुकेशन है वो हमारी कंट्री में अब मिलता है, जिसके लिए हमारे जो कंट्री स्टूडेंट हैं, हमारी कंट्री के जो स्टूडेंट हैं उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रही। द अचीवमेंट ऑफ द CSIR इंक्लूड मेकिंग द इंक यूज फॉर मार्किंग वोटर्स। तो इस CSIR ने एक इंक वहाँ पे यूज़ की जो वोटर्स के लिए वहाँ पे यूज़ की जाती है फिंगर ड्यूरिंग इलेक्शन। मतलब इलेक्शन के दौरान हमारी फिंगर के ऊपर जो इंक लगाई जाती है उसका यूज़ मतलब CSIR ने उसे बनाया। मेडिसिन्स फॉर मलेरिया, अलग अलग डिसीज़ के लिए मेडिसिन्स वहाँ पे बनाए जैसे मलेरिया, उसके बाद एलिफेंटासाइज, उसके बाद ट्यूबरोक्लोसिस, उसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, देन रिडक्शन इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बॉम्बू प्रोडक्शन। तो इन सब चीज़ में, इन सब फील्ड्स में एक अच्छा वर्क इस CSIR ने, रिसर्च सेंटर ने वहाँ पे किया था। देन इट आल्सो यूज DNA फिंगरप्रिंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले DNA फिंगरप्रिंट्स को इसी रिसर्च सेंटर्स ने वहाँ पे यूज़ किया। कंडक्टेड अ जेनेटिक स्टडी ऑफ द आदिवासीज ऑफ अंडमान। तो अंडमान के जो आदिवासी हैं उनके ऊपर एक जेनेटिक स्टडी वहाँ पे किया गया और ये प्रूव हुआ दैट दोज ट्राइब्स आर
60,000 ईयर ओल्ड, ये जो ट्राइब्स है वो 60,000 ईयर ओल्ड की हैं, ये वहाँ पे प्रूव हुआ। और उसके बाद डेवलप द अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्थक्वेक होने से पहले अर्थक्वेक होने वाला है, ये वार्निंग सिस्टम भी वहाँ पे डेवलप की गई। इट हैज़ आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज़ ऑफ नीम एज अ पेस्टिसाइड। उसके बाद नीम, ये जो पेड़ हैं उसका पेस्टिसाइड जैसा यूज़, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रिसर्च ने बताई। उसके बाद यूज़ ऑफ टर्मरिक फॉर हीलिंग वुंड्स, जख्म अगर हो जाते हैं तो उसे रिपेयर करने के लिए टर्मरिक का यूज़, हल्दी का यूज़, ये एक चीज़ इसमें बताई गई। एंड इन द केस ऑफ द पेटेंट फॉर वैरायटीज़ ऑफ राइस, तो राइस की अलग अलग तरह की वैरायटीज़ इजाद की गई या मतलब वहाँ पे डिस्कवर की गई। द CSIR हैज़ प्रिपेयर्ड अ डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया, CSIR ने एक डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया प्रिपेयर किया। वो कौन सा था? इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का, इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज का एक डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया CSIR ने प्रिपेयर किया एंड मेड इट अवेलेबल इन 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, और उसे अलग अलग तरह के 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल करके दिया था। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्न इन द नेक्स्ट lecture. Okay, bye.